हमने लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और दूसरे सूबों को हमारे साम्राज्य में मिला लिया है। जो नहीं आ पाए हैं वो जल्दी हमारी मातहती में होंगे। अहमद खान अब्दाली का बेटा तैमूर सुल्तान और जहां खान हमारी सेनाओं द्वारा खदेड़े और लूटे जा चुके हैं। दोनों ही कुछ टूटे फूटे दलबल के साथ पेशावर पहुंचे हैं। हमने कंधार पर अपना राज घोषित करने का निर्णय ले लिया है। राघुबा की ये चिट्ठी पढ़कर पेशवा बालाजी राव खुशी से फूले नहीं समाये। पूना के अपने महल में बैठे उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर मराठा साम्राज्य स्थापित करने का सपना देख लिया। मुगलों का शासन अब दरक चुका था। दक्षिण में निजाम ही था जिसमें अभी मराठों को चुनौती देने की कुव्वत जिंदा थी। पेशवा ने राघुबा को दक्षिण बुला लिया, निजाम को सबक सिखाने के लिए। उत्तर में पंजाब तक अपनी सीमा बढ़ाने के बाद मराठों का सामना अफगानों से होने वाला था। इधर निजाम से लड़ने मराठा सेना दक्षिण की तरफ निकल पड़ी थी और पंजाब में सिर्फ 15,000 मराठा सैनिक रह गए थे। एक साथ उत्तर और दक्षिण दोनों पर कब्जा करने के चक्कर में पेशवा बालाजी बाजीराव युद्ध के सबसे बड़े नियमों में से एक को भूल गए। दो छोरों पर लड़ा जाने वाला युद्ध जीतना बहुत मुश्किल होता है। टू फ्रंट वॉर। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 14 जनवरी है और आज की तारीख का संबंध है भारत के इतिहास के उस भीषण युद्ध से जिसमें मराठा साम्राज्य की जीत होती तो वो पूरे हिंदुस्तान पर छा भी सकता था। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप। आप में से वो लोग जो पढ़ने से बचते हैं या जिन्हें वक्त नहीं मिलता, उनके लिए कुकू एफएम लाए हैं एक खास ऑफर NY50। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप कुकू एफएम ऐप के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं 50% का डिस्काउंट। मराठा साम्राज्य का उदय और पतन कैसे हुआ जानने के लिए आप इस बुक को सुन सकते हैं। इसके अलावा कुकू एफएम ऐप पर आपको मिलेंगे जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेर उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब शुरू से शुरू करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई की वजह समझते हैं। पहले अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली को बाबाए कौम यानी फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। साल 1747 में 25 साल के कबायली सरदार अहमद खान अब्दाली को अफगानिस्तान का शाह यानी राजा चुना गया और खिताब दिया गया साथ में दुर्र दुर्रानी यानी मोतियों का मोती। इसके बाद अब्दाली के नाम के आगे दुर्रानी भी जुड़ गया। उसके कबीले को भी दुर्रानी कबीला कहा जाने लगा, जिसमें अफगान, पश्तून और अब्दाली लोग आते थे। अब्दाली ने अपने दौर में उम्मीद से ज़्यादा हासिल किया। पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में हिंदुस्तान तक अब्दाली ने साम्राज्य कायम कर लिया था। साल 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अब्दाली के लिए सबसे अहम साबित हुई। इससे पहले की लड़ाइयों में अब्दाली ने हिंदुस्तान से जो कुछ हासिल किया था वो उसका दम बढ़ाने वाला था। इधर लगातार जंग जीत रहे मराठे भी अब्दाली का ये दम तोड़ने को आतुर रहे। अहमद शाह अब्दाली अपनी सल्तनत के लिए खतरा महसूस करने लगा। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि उसके जीते हुए अफगानी प्रांतों पर भी मराठों का झंडा काबिज हो सकता था, ऐसा उसे डर था। ऐसे में 38 साल के अब्दाली के लिए मराठों से सीधी जंग लड़ना अब जरूरी हो गया था। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस महायुद्ध से जुड़े मराठा किरदारों पर डालते हैं। सबसे पहले पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव, इनका पूरा नाम था पंत प्रधान श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल बालाजी भट्ट। शाहू जी के पेशवा थे यानी मुख्यमंत्री। इतिहास में पेशवा बाजीराव के नाम के साथ दर्ज है उनका कुशल नेतृत्व और मस्तानी के साथ प्रेम की कहानी भी। इनके 4 बेटे हुए, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव जिन्हें राघुबा कहा गया, जनार्दन राव और शमशेर बहादुर। बाजीराव की मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू ने बालाजी बाजीराव को पेशवा पद पर नियुक्त किया। इनको लोग नाना साहिब भी कहते थे। इनके शासन के दौरान होलकर, सिंधिया और भोंसले जैसे गुटनायकों का असर बढ़ा। इतिहासकारों का मानना है कि पेशवा बालाजी बाजीराव के पास सैन्य चतुराई की कमी थी, जिसके चलते मराठों ने तगड़ी हार झेली अब्दाली के हाथों। अब आते हैं लड़ाई पर वापस। पानीपत की तीसरी लड़ाई। युद्ध के उस साल में जिस साल 1 लाख मराठा कुछ ही घंटों में रणभूमि पर खेत रहे थे, जैसे ही मराठा सेना दक्षिण की तरफ निकली, अफगान सेना को मौका मिल गया पंजाब की तरफ से हमला करने का। अब्दाली को सांस लेने के लिए हवा मिल गई थी और वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने पंजाब के रास्ते आक्रमण किया। अपने साथ रोहिलखंड के नजीबुद्दौला को मिला लिया। दोनों ही पश्तून थे। यही नहीं, अवध का नवाब शुजाउद्दौला भी अब्दाली के साथ मिल गया। जबकि सूरजमल, जो कि मराठों के कट्टर समर्थक थे, उनकी इच्छा को दरकिनार कर मराठों ने शुजाउद्दौला को दिल्ली का गवर्नर भी बनाया था।
वजह थी कि शुजाउद्दौला एक तो शिया मुस्लिम थे, मुगलों के खिलाफ थे और इनके पास 50,000 घुड़सवारों की फौज भी थी, कैवलरी। लेकिन जब मराठों को शुजाउद्दौला की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो अब्दाली ने उसे इस्लामी भाईचारे की दुहाई देकर अपने साथ मिलाया। तकरीबन 80,000 सैनिकों के साथ अहमद शाह अब्दाली ने कूच किया। यह खबर सुनते ही पेशवा ने सदाशिवराव भाऊ को पूना से कूच करने का आदेश दिया। ये उनके रिश्ते में बड़े भाई लगते थे। राघोबा ने उत्तर भारत में भले ही तैमूर और जहान की फौज को हराया था, लेकिन इसमें उम्मीद से कहीं ज़्यादा खर्च भी हुआ था। कौशिक रॉय अपनी किताब इंडियाज़ हिस्टोरिक बैटल्स फ्रॉम अलेक्जेंडर द ग्रेट टू कारगिल में बताते हैं कि उत्तर में राघोबा के आक्रमण और जीत के बावजूद मराठा साम्राज्य को 88 लाख रुपए का घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन इसके बाद 1760 में उदगिर की लड़ाई में सदाशिवराव निज़ाम की सेना को हराकर तकरीबन 60 लाख रुपए का फायदा अपने साथ लेकर लाए थे। इसलिए पेशवा उन्हें अब्दाली के सामने चुनौती खड़ी करने के काबिल समझ रहे थे। अब सदाशिवराव ने कूच तो कर दिया, लेकिन अपने साथ बहुत सारा गैर ज़रूरी सामान, परिवार और साथी संगाती भी साथ लेकर चले। बहुत बड़ा पड़ाव। ये वो लोग थे जो युद्ध लड़ने के लायक नहीं थे, केवल साथ जा रहे थे। जाट राजा सूरजमल ने उन्हें इसकी बाबत चेतावनी भी दी। कहा कि इतना तामझाम लेकर मत चलिए, चंबल के तरफ ये सब कुछ छोड़ दीजिए, हल्के सामान के साथ अटैक कीजिए, उससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन सदाशिव ने अनसुना कर दिया इस सलाह को। साथ में उनके साथ आ मिला इब्राहिम खान गर्दी। पहले निज़ाम की सेवा में था, फिर मराठा साम्राज्य के साथ आ गया। गर्दी के पास दो चीज़ें थीं, फ्रांस में निर्मित राइफल्स और तोपें और फ्रांसीसी सेना के द्वारा ट्रेन किए गए 8,000 लड़ाके। सदाशिवराव को भरोसा था कि वो इनके भरोसे अफगानों से निपट लेंगे। आगे के सफ़र में मराठों के साथ महेंद्र शमशेर बहादुर, पवार, बड़ौदा के गायकवाड़ और मानकेश्वर जैसे कई सहयोगी जुड़ते गए और सेना बड़ी होती गई। मई जून तक जब मराठा आगरा पहुंचे तब मल्हारराव होलकर और जुनकोजी सिंधिया भी अपनी सेनाओं के साथ मराठा सेना में शामिल हो गए। लेकिन दिल्ली में मराठों के बहुत कम शुभचिंतक तब बचे थे। असल में ये लोग मराठों के बढ़ते वर्चस्व से खुश नहीं थे। इसलिए नजीब खान जैसे शाहों ने अब्दाली को मराठों पर चोट करने के लिए बुलावा भेजा था। 1739 में भी मुगल नेताओं ने अफगानी बादशाह नादिर शाह को बुलाया था, लेकिन नादिर शाह ने लूट मचाते वक्त हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं किया और अब्दाली का मंसूबा तो लूट से बढ़कर ही था। वो दिल्ली के सिंहासन पर भी कब्जा करना चाहता था और मराठे उसकी राह में रोड़ा बने हुए थे। दिल्ली से होते हुए सदाशिवराव अपनी सेना के साथ अफगानों के सामने पहुंचे। अब्दाली की सेना यमुना के उस पार थी, सदाशिव की सेना इस पार। यहीं से वो लोग उत्तर की ओर बढ़े और कुंजपुरा में अब्दाली के किले को ध्वस्त किया। इस किले की हिफाजत का जिम्मा कुतुब शाह के ऊपर था। उसके साथ वहां मौजूद तकरीबन 10,000 अफगान सैनिक मराठों से लड़ाई में मारे गए। कुतुब शाह का कटा हुआ सिर लेकर तब मराठों ने जीत का जश्न मनाया था। इस हार ने अब्दाली का खून खौला दिया। अपनी सेना के साथ उसने यमुना पार की और खुद को मराठों और दिल्ली के बीच टिका लिया। भाव आगे बढ़कर सिखों से मदद मांगने की सोच रहे थे, लेकिन जब अब्दाली के यमुना पार करने की खबर उन तक पहुंची तो वहीं थम गए। जब वापस लौटने की कोशिश की तो हर तरफ से खुद को घिरा हुआ पाया। न दिल्ली पहुंच सकते थे, न पीछे हट सकते थे। पानीपत में फंसकर रह गए वो। खेमे में रसद घटनी शुरू हो गई। मराठों ने गोविंद पंत बुंदेले को जिम्मा दिया कि अब्दाली के खेमों तक पहुंचने वाली रसद की सप्लाई काटो। कुछ समय तक उन्होंने ये मोर्चा संभाला, लेकिन 17 दिसंबर 1760 को उन्हें मार डाला गया। इसके बाद मराठों की सेना और भी कमजोर पड़ती गई। वहीं अब्दाली को रसद पहुंचाने के लिए रोहिलखंड मौजूद था, जिसका राजा नजीबुद्दौला अब्दाली से मिला हुआ था। सितंबर में ही सदाशिव ने चिट्ठी लिखी थी पेशवा को और कहा था कि उनका खेमा संकट में है। उन्होंने लिखा अपनी चिट्ठी में, सबसे बड़ी दिक्कत राशन की है। दुश्मन की मौजूदगी और बाहर बिगड़े हुए हालात की वजह से हम कर्ज ले पाने की स्थिति में भी नहीं हैं। सभी लेन देन के मामले ठंडे पड़े हुए हैं। हमारे खेमे में रसद बेहद कम है। बाहर से राहत असंभव है। अब्दाली बेहतर स्थिति में है। पेशवा ने जवाब इसके बाद भेजा इस खत के कि हम तुम्हारे लिए कुमुक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, डटे रहो। लेकिन ये वादा झूठा निकला। कुमुक न आनी थी न आई। खेमे के घोड़े भूख से मरने लगे। फाके करने की नौबत आ गई फौजियों को। ऐसी हालत में सैनिकों ने सदाशिव भाव के पास पहुंचकर विनती की कि अब और नहीं सहा जाता, अब या तो आर या तो पार। इस निर्णय की तारीख थी 13 जनवरी। तय हुआ कि अब आर पार की लड़ाई होगी अफगानों से। 14 जनवरी 1761 यानी आज ही के दिन मकर संक्रांति थी, एक पावन मौका जिस दिन सूर्य उत्तरायण होता है।
इसी दिन सदाशिव की सेना ने निर्णायक युद्ध के लिए कूच किया। अफगानों की सेना खेमे डालकर बैठी हुई थी। आगे सैनिकों की पंक्तियों के करीब 2.5 मील पीछे एक लाल रंग का टेंट था। इस टेंट के भीतर बैठा रौबदार अब्दाली हुक्का फूंक रहा था। तभी उसके पास शुजाउद्दौला दौड़ा दौड़ा आया और हाँफते हुए उसने कहा कि खबर मिली है मराठों की फौज जंग के लिए कूच कर चुकी है। अब्दाली अब भी बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सुनकर हुक्के को उसने परे रखा और कहा कि सही खबर मिली है आपको। इसके बाद अपनी सेना का निरीक्षण करके उसे कूच करने का आदेश दे दिया अब्दाली ने। अर्धचंद्र के आकार में उसकी सेना ने कूच किया और वहीं सामने से सदाशिव की सेना 3 हिस्सों में बटी हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मैदान की एक तरफ से पुकार उठ रही थी हर हर महादेव और दूसरी तरफ से जवाब आता इसका दीन दीन। इब्राहिम गर्दी के सैनिकों ने फ्रांसीसी बंदूकों से फायर करना शुरू किया। शुरुआत में अफगानों के पांव उखड़े, लेकिन मराठों की फौज ने अपना अटैक बनाए नहीं रखा और अब्दाली ने पीछे से हजारों सैनिकों का रीइंफोर्समेंट और भेज दिया। पहले पेशवा के बेटे विश्वासराव खेत रहे। उनके बाद सदाशिव भी जंग में उतरे और मारे गए। कहा जाता है कि सदाशिव राव की भावुकता और विश्वासराव के लिए उनका प्रेम युद्ध हारने में या युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट रहा। जब विश्वासराव को गोली लगी तो सदाशिव राव अपना हाथी छोड़कर घोड़े पर सवार हुए और विश्वासराव के पास पहुंच गए। मराठा फौज ने हाथी पर सदाशिव राव को देखा नहीं, अपने लीडर को नहीं देखा वहां, तो घबरा गई और इसके बाद अफगानी सेना हावी होती गई। शाम के 4 बजते बजते पूरा युद्ध समाप्त हो गया था। रात होने तक अफगान सेना मराठों को चुन चुन कर मारती रही। लूट मचाकर और मराठों की फौज को हराकर अब्दाली वापस अफगानिस्तान की तरफ लौटा, लेकिन बीच में सिखों ने उसे रोककर नाको चने चबवा दिए। इस लड़ाई के पहले भी अब्दाली ने कई बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई की थी। पहली बार वो 1748 की जनवरी में आया था, लेकिन वहां अहमद शाह और मीर मन्नू की फौज ने मानपुर की लड़ाई में उसे हरा दिया था। 1750 में फिर आया अब्दाली और इस बार पंजाब पर अधिकार करके लौट गया। अगले साल दिसंबर में अब्दाली फिर लौटा और इस बार सरहिंद और कश्मीर पर कब्जा जमा कर लौटा। चौथी बार 1757 में वो दिल्ली तक पहुंचा और कब्जा कर लिया। 1 महीने तक दिल्ली को इतनी बुरी तरह लूटा कि पंजाबी की एक कहावत मशहूर हो गई थी, खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहिदा, यानी जो खा पी लिया और तन को लग गया वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले जाएगा। इसके बाद अब्दाली अपने बेटे तैमूर को लाहौर छोड़ गया जहान खान के साथ। कई इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण और उत्तर में एक साथ लड़ाई लड़ने की कीमत मराठों को चुकानी पड़ी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अगर अब्दाली की हार हो जाती तो पश्चिम की ओर से होने वाले आक्रमण कुछ वक्त के लिए थम जाते। वैसे ये लड़ाई मराठों के भविष्य के लिए बेहद अहम साबित हुई। भले ही इस युद्ध में वो जीत नहीं सके, लेकिन उनकी वीरता की तारीफ खुद अब्दाली ने भी की थी। मराठा साम्राज्य दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने में सफल हुआ। इसके बाद इस युद्ध में घुड़सवारों और हाथी सवारों के बजाय पैदल सैनिकों और हल्के और बेहतर हथियारों ने अपनी महत्ता दिखाई। कौशिक रॉय अपनी किताब में इसका जिक्र भी करते हैं और साथ में लिखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई ने दक्षिण एशिया में एक आधुनिक युद्ध का पहला उदाहरण पेश किया। युद्ध के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई। मराठा साम्राज्य खुद को संभालने की कोशिश में जुट गया। उनके मुखिया बने पेशवा माधवराव और इन्हीं के नेतृत्व में करीब 10 साल तक मराठों ने अपने खोया हुआ रुतबा हासिल किया। इनके साथ नाना फडणवीस और महाजी शिंदे यानी कि सिंधिया, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने और कैमरा पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त बाल मुकुंद ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।